जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। और जो सेक्शन बुकलेट का है सीट का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले सेक्शन कर लिए होगे, उसमें आसान सवाल है। कोई डाउट है तो पूछ लेना आज ही। मैं आगे बढ़ूं, बच्चे अभी सारे ज्वाइन नहीं किए हैं। देवेश व्यास, आगे बढ़े। कनेक्टेड ही नहीं है। बच्चों इसमें सवाल बहुत होंगे और टफ सवाल लेंगे तो ये तो अप्लाई करना ही होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल लेते हैं जिसमें बच्चे कभी गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और ये सॉल्व एग्जांपल एचसी वर्मा का है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बच्चों ये डिस्क है and this disk is rotating freely about its axis. अब इसके ऊपर हमने एक और डिस्क रख दिया था लास्ट सवाल में, फिर दोनों के बीच में फ्रिक्शन था और फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स का टॉर्क था और एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का टेंजर था। अब मैं डिस्क कैसे नहीं रखता हूं। Another identical disk is brought in contact initially omega 0. It can rotate freely about its axle. और क्या क्या ये रोटेट करा और किसी ने इसको पकड़ के इसको यहाँ पे टच करा दिया। और आइडेंटिकल ले लिया बच्चों, इसका मास m रेडियस r, इसका भी मास m रेडियस r। Someone brought the another disc in contact, है ना। Initially there is relative slipping. So friction exists. दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये फ्रिक्शन, ये देखो ये पॉइंट ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट जाना चाह रहा है इधर और ये रेस्ट में था, ये पॉइंट रेस्ट में था। कैन यू टेल मी कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ये इधर जाना चाहे फ्रिक्शन अपोज करेगा, इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। इफ आई आस्क यू कि इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इधर लगेगा बच्चों। फ्रिक्शन इसको चाहेगा कि इसका ओमेगा कम हो
और यहाँ का फ्रिक्शन चाहेगा कि इसका ओमेगा बढ़े। Are you getting my point? इसका ओमेगा इधर था, ये कम होते जाएगा, कम होता है, स्लो डाउन होगा, और ये ओमेगा ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे, ये फ्रिक्शन ऐसे रोटेट करेगा। इसका इधर कुछ टाइम के बाद ओमेगा आ जाएगा और इसका ओमेगा नॉट से घट करके कुछ ओमेगा आ जाएगा। When sleeping will cease, प्रीति बागुल ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा कब सीज करेगा? जब कांटेक्ट पॉइंट पे रिलेटिव मोशंस जीरो हो जाए, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी इक्वल हो जाए। क्योंकि दोनों का रेडियस अभी हमने सेम लिया है, अगर डिफरेंट होता तो इसका ओमेगा 1 और कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा r1, इसका ओमेगा 2, वेलोसिटी r, रेडियस r2, ये इक्वल होगा, देन रिलेटिव स्लिपिंग विल स्टॉप। इन दिस पर्टिकुलर केस दोनों का रेडियस सेम है, सो क्या हो जाएगा? दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो जाएगा। तो सर सवाल है क्या, है ना? सवाल ये है कि ये ओमेगा कितना होगा। ये ओमेगा कितना होगा? बच्चों सुन पा रहे हो क्या? शुभम, साक्षी सूर्यवंशी, यस सर। सारस यादव, सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताना इस सवाल में क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का? हाउ टू फाइंड ओमेगा, ये निकालना है। विल द एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। कहाँ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स प्रीति? सही जा रहे हो, लेकिन कहाँ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? दूसरे डिस्क पे जो पास ला रहे हैं। दूसरे डिस्क पे? गुड, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे क्या प्रीति? बहुत सही जा रही हो एकदम, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना बच्चों, प्रीति ने सही बताई। ये एक्सेल के अबाउट ये रोटेट करा था, इसको हमने पास लाया है, मतलब सोचो थोड़ा दूर था, थोड़ा पास कर दिया, तो वो फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगा है, ये फ्रिक्शन इंटरनल है, तो और किसी भी पॉइंट के अबाउट लगे इस फ्रिक्शन का जीरो हो जाएगा सिस्टम लिया तो। बट इमेजिन इस डिस्क पे अगर यहाँ पे फ्रिक्शन F लग रहा है, तो इस डिस्क का टेंडेंसी क्या होगा? इस डिस्क का टेंडेंसी होगा कि ये एक्सलेट करे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन हो।
लेकिन क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट हैज टू होल्ड द डिस्क एट दिस पोजीशन, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सलेट नहीं कराना है। दैट मींस एक्सेल पे एक फोर्स लगेगा जो डिस्क को उसी पॉइंट पे रख रहा है, टू काउंटर बैलेंस दैट। इन द सेम वे यहाँ भी डिस्क का जो एक्सेल है उस एक्सेल पे फोर्स लगेगा और दोनों डिस्क अपने ही जगह पे रेस्ट में वो रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा। सो दोनों के एक्सेल पे एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सिस्टम का। तो कहेंगे कि सर ये वाला एक्सिस ले लो, इसके अबाउट ले लो, तो जो एक्सेल पे फोर्स है उसका तो टॉर्क जीरो, लेकिन इसके एक्सेल पे जो फोर्स है उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो नहीं होगा। इसलिए हम अगर बात करें कि ये एक्सिस ले तो इसके कारण टॉर्क जीरो नहीं है, ये एक्सिस लेंगे तो इसके कारण टॉर्क जीरो नहीं है, फ्रिक्शन के कारण तो टॉर्क जीरो है। दैट मींस linear angular momentum of the system will not remain conserved. ये स्टेटमेंट लिख लेना। Why? सारे बच्चे लिखेंगे, मैं नोटबुक चेक करूंगा। there are external force at axle of the discs ओके सर, इसको कैसे सॉल्व करें? सर लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है? ठीक है ना? इसको कैसे सॉल्व करना है तो देख लेते हैं। इसका फ्रिक्शन का टॉर्क, सिर्फ कंसीडर डिस्क वन, हमने तो आइडेंटिकल ले लिया है, फ्रिक्शन तो दोनों पे सेम होगा, तो F इंटू आर, इस पे जो टॉर्क होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस करेगा, वो नेगेटिव होगा अल्फा वन, और इसका जो टॉर्क होगा अल्फा टू, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसका वो पॉजिटिव होगा, अल्फा आर ऐसे रोटेट करेगा अपॉन आई टू। हालांकि इसमें आई वन आई टू हमने सेम ले लिया है, ठीक है। तो किसी टाइम पे इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों ओमेगा नॉट माइनस अल्फा वन इंटू टी, और इसका एंगुलर वेलोसिटी किसी टाइम पे हो जाएगा अल्फा टू इंटू टी, और friction will stop acting फ्रिक्शन कब स्टॉप करेगा? क्या कंडीशन लिया था? एट कांटेक्ट पॉइंट रिलेटिव स्लिपिंग जीरो, ओमेगा वन आर वन इज इक्वल टू ओमेगा टू आर टू। बच्चों यहां से ओमेगा वन पुट कर दोगे। अभी मैंने जस्ट जनरल केस लेके कर रहा हूं, तुम लोग इस सवाल में अगर आइडेंटिकल है तो आर वन आई वन सब सेम रहेगा। मैं जनरलाइज के लिए ऐसे लिख रहा हूं, ओमेगा टू
और यहां से टी आ जाएगा बच्चों। कब रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप होगा, और टी का वैल्यू किसी एक में पुट कर दोगे ओमेगा 1 आ जाएगा, किसी एक में पुट कर दोगे ओमेगा 2 आ जाएगा, है ना। इन दिस केस R1 इक्वल टू R2 है, आइडेंटिकल का I1 इक्वल टू I2 है, तो बहुत ही आसान है। ओमेगा नॉट माइनस एफ आर अपॉन आई इंटू टी, ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा 2 हो जाएगा एफ आर बाई आई इंटू टी ओमेगा 2। So omega naught is equal to एफ आर बाई आई इंटू टी। इसको इधर लेके चले जाओ, टी यहां से आ जाएगा, निकाल लोगे और टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, ओमेगा आ जाएगा। और इस केस में देखोगे ओमेगा जो फाइनल आएगा वो ओमेगा नॉट बाई 2 आ जाएगा। एक और सवाल ले रहा हूं। तू काल दिले होते ना ताकद साक्षी म्यूट कर लो। एक और अच्छे से सवाल ले रहा हूं जो आईआईटी ने पहले पूछ चुका है, बहुत बढ़िया सवाल। देयर इज अ रॉड मास m लेंथ l, यूनिफॉर्म रॉड है, and it is hinged at midpoint about which it can rotate in vertical plane. Rod can rotate freely in vertical plane about horizontal axis passing through midpoint. यहाँ के पे एक इंसेक्ट है जो इस पे गिर गया, an insect fall at distance L by 4 from the hinge point. As a result, rod starts rotating रॉड रोटेट करना शुरू किया कुछ ओमेगा से। तो पहला सवाल है फाइंड द ओमेगा। अब बताओ रॉड प्लस इंसेक्ट
रॉड का मास m, इंसेक्ट का मास स्मॉल m। अगर सिस्टम ले लिया है तो एक्सटर्नल फोर्स जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर जीरो, so इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? पहला सवाल, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बताना बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं। पहले सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का था m v नॉट l बाई टू, नहीं l बाई फोर। किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं? हिंज पॉइंट के अबाउट। क्या अदर देन हिंज पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते अदर देन हिंज पॉइंट के अबाउट? बिकॉज जब ये स्ट्राइक किया है तो कुछ हिंज फोर्स लगाया होगा, इंपल्स लगा होगा। लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व नहीं रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट कंजर्व रहेगा। बच्चों ये इंसेक्ट बहुत छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे स्मॉल m इंटू एल बाई फोर का स्क्वायर, रॉड का हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। ठीक है, नाउ ओमेगा यहां से निकल गया। अब दूसरा बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताओ क्या ये ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करते रहेगा क्या टाइम के साथ? क्या एक्सटर्नल फोर्सेज है? यस है। कौन सा है? रॉड का ग्रेविटी का फोर्स तो यहां लगेगा, बट इंसेक्ट यहां पे तो इसका mg लगेगा और mg विल प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, सो ओमेगा विल चेंज। ओमेगा क्या होगा? चेंज होगा। बट सवाल ये दे दिया है बी पार्ट, नाउ इंसेक्ट क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो ओमेगा चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। तो क्या होगा कि ये क्या किया इंसेक्ट ना, ये इधर जाना शुरू कर दे। इधर नाम देता हूं ए बी। नाउ इंसेक्ट स्टार्ट्स मूविंग towards end B such that it rotates with constant angular velocity. और सर ऐसा क्यों होगा? अगर ये इधर मूव करना शुरू किया तो why it will move with a constant angular velocity?
कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट विल हैपन, क्योंकि टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ने का दो तरीका है बच्चों, आई कांस्टेंट हो और ओमेगा बढ़े। अगर ये इंसेक्ट यही बैठा रहता तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ता, ओमेगा बढ़ता, आई कांस्टेंट होता। बट ऐसा कर रहा है कि ये कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट और ये पूरा बढ़ना है, इसका मतलब आई शुड इंक्रीज। आई को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या इंसेक्ट ने इधर जाना शुरू किया, तो ऐसा जाए, इस स्पीड से जाए कि आई उसी रेट से बढ़े जिस रेट से इस पे टॉर्क लग रहा है, जो टॉर्क है। तो बात समझ में आई? बड़ा अच्छा सवाल है ये, और ये अभी पहला लेक्चर में बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा 100%। कुछ कुछ तो समझ में आया कि हाँ सर ये आगे जाएगा तो आई बढ़ेगा, है ना। तो यहां तक लिख लो। इनिशियली रॉड रेस्ट में था, इंसेक्ट स्ट्राइक किया v नॉट वेलोसिटी से, अब रॉड रोटेट करना शुरू किया। इंसेक्ट के स्ट्राइक करने के बाद दोनों साथ साथ रोटेट कर रहा है। अब क्या होगा कि mg का टॉर्क है इसलिए ओमेगा बढ़ेगा, बट इंसेक्ट ने इधर मूव करना शुरू किया, ऐसे मूव करना शुरू किया कि ओमेगा कांस्टेंट है। ये कंडीशन दे दिया है ना। बताओ ओके सारे, सर, कभी तो डाउट फिर पूछ लो। हाँ सर समझ आ गया। अगर सर पहले अगर रॉड भी रोटेट कर रही होगी और फिर इनसे को पे उस पे गिरेगा तो फिर इनिशियल मोमेंटम आई ओमेगा इंटू एम वी नॉट एल बाई 4 होगा क्या? जब रॉड भी रोटेट करा है तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम है, पार्ट इंसेक्ट का भी है, तो इनिशियल दोनों का होगा, नेट जोड़ना पड़ेगा दोनों का। ठीक है। ओके सर। अब बच्चों ये सवाल मैंने लिया है, let's insect start moving in this direction with velocity v with respect to rod। तो लिखेंगे d by dt l that is equal to torque। ठीक है। किसी टाइम पे सपोज जो इंसेक्ट है यहां से r डिस्टेंस पे, किसी जनरल टाइम पे, और उतने टाइम पे रॉड जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था, तो कितना एंगल चल चुका, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था, तो ये थीटा कितना चल चुका होगा, ओमेगा इंटू टी। एक्चुअली में इंसेक्ट यहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, यहाँ से r डिस्टेंस पे। d बाय dt, पहला तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, तो i क्या हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, रॉड का कांस्टेंट प्लस पार्टिकल का इंसेक्ट का m r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क कितना हो जाएगा, स्मॉल mg, तो बच्चों mg यहां लग रहा है, दिस इज डिस्टेंस r, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा r परपेंडिकुलर, mg r इंटू कॉस थीटा। mg r इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस इंटू ओमेगा इंटू टी।
क्लियर? अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m इंटू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चला जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर का 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो आ जाएगा m इंटू डी आर बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, m भी गया, 2 इंटू डी आर बाई डी टी जी कॉस ओमेगा टी। ये रिलेशन आया। ठीक है, इस रिलेशन में हमने कहा यूज किया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है। हमने ये यूज किया है कि यहां से स्टार्ट किया टी टाइम में, ये कितना मूव किया, ओमेगा इंटू टी। अच्छा एक चीज, आई लिखा है यहाँ पे, ओमेगा तो लिखा ही नहीं, ओमेगा मिस कर दिया, आई ओमेगा। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट और डी ओमेगा बाई डी टी जीरो, जो यहाँ पे ऐसे रहेगा। दिस इज द रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन समझ में आया क्या? लिख लो इसको। ओके, सो अगर पूछा जाए कि वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा डी आर बाई डी टी। सो किस स्पीड से वो जा रहा है, डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी अपॉन 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो वो जो आगे जा रहा है बच्चों, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से? The insect is going with constant velocity या variable velocity? कांस्टेंट। नहीं, कहाँ कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी टाइम का फंक्शन है, कॉस ओमेगा टी वेरिएबल है ये। सो इंसेक्ट जो ऐसा नहीं कि यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो ऐसा रहेगा। The insect has to go with the variable velocity which will be given by this formula. ऐसे जाना पड़ेगा। Is it clear? अब इसी का तीसरा सवाल निकालते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको 2 बार 3 बार करोगे तो ज्यादा इंसाइट मिलेगा। इफ बहुत भी बढ़िया सवाल आ रहा है। कह दिया कि ये इंसेक्ट जब मूव करना शुरू किया L/4 से टुवर्ड्स बी, कहा अगर इंसेक्ट ने बी पॉइंट पे पहुंच गया, एंड बी पे कब पहुंचा है, जब रॉड हैज रोटेटेड बाय एंगल π/2। मतलब कह रहा है कि जब रॉड ने π/2 एंगल रोटेट किया, तब तक इंसेक्ट कहां से कहां पहुंच गया, L/4 से L/2 पहुंच गया। देन फाइंड V नॉट। क्या करोगे इसको?
देखो ये इक्वेशन आ गया, dr बाई डी टी, dr इज इक्वल टू g बाई 2 ओमेगा, ओमेगा ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया था, ओमेगा मुझे पता है, g बाई 2 ओमेगा cos ओमेगा t dt। देखो यहाँ लिमिट पता है, तो सर क्या लिमिट है, कराइए, पाई बाई 2 चला, दैट मीन्स ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2, तो टी हो जाएगा बच्चों पाई बाई 2 ओमेगा। यहाँ लिमिट इंटीग्रेट करोगे, टी का वैल्यू पुट करोगे 0 से लेकर के पाई बाई 2 ओमेगा, और आर कहां से कहां चेंज हो रहा है, एल बाई 4 से एल बाई 2, और इस इक्वेशंस में पुट कर दोगे वैल्यू, देन यू विल गेट वी नॉट। ये इंसेक्ट किस वेलोसिटी से टकराया था। चलिए आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, 2-3 बार देखोगे देन यू विल गेट गुड इनसाइट। और इस सवाल में शायद दिया हुआ है कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों इक्वल है, तो थोड़ा सॉल्यूशंस आसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोगों ने लीनियर इंपल्स पढ़ा था, लीनियर इंपल्स, वैसे यहाँ भी होता है एंगुलर इंपल्स। जो सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था लीनियर इंपल्स, हाउ इट इज डिफाइंड, लीनियर इंपल्स इज डिफाइंड एज एफ dt का इंटीग्रेशन। कैन यू गेस कि एंगुलर इंपल्स कैसे डिफाइंड होगा। एंगुलर इंपल्स डिफाइंड होगा टाउ Tau dt का dt. इंटीग्रेशन, सिंपल, टाउ dt का इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं एफ नेट इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो dp इज इक्वल टू एफ नेट, ध्यान से सुने, यहाँ पे नेट फोर्स लिख रहा हूं। अच्छा ये बताना, यहाँ पे जो एफ और dt है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। सर मल्टीप्लिकेशन है। एनीवन, ईशान, ईशान क्लास कर रहा है क्या। नहीं कर रहा। प्रीति क्रॉस बताइए। प्रीति ये ना तो डॉट Dot प्रोडक्ट है sir, ना dot, क्रॉस dot. प्रोडक्ट है, नाइदर डॉट नॉट क्रॉस। ये है एक वेक्टर का एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी 2a f dt, दिस इज अ स्केलर। ये गलती मत करना, मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो नाम ही डुबा देगी मेरा। क्या बोलेंगे दूसरे लोग कि सर कैसा पढ़ाते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता। न डॉट न क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी dt। बच्चों यहाँ पे देखना dp चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स का इंपल्स। dp का इंटीग्रेशन हो जाएगा pf फाइनल माइनस pi इनिशियल, या इसी को लिखेंगे डेल्टा p
जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, टीचर्स भी जनरली क्या बताते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दिस इज नॉट द डेफिनेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये डेफिनेशन नहीं है। इम्पल्स का डेफिनेशन है एफ डी टी का इंटीग्रेशन। और यहां से न्यूटन्स लॉ से मैंने ये लिखा, और क्या आ गया, इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स, इम्पल्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स दैट कम्स आउट एज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इम्पल्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हुआ समेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ ऑल फोर्सेस, बिकॉज एफ नेट में क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 dt, मतलब F1 का इम्पल्स प्लस F2 का इम्पल्स प्लस F3 का इम्पल्स, नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इज इट क्लियर? एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं, एफ नेट में लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। अगर एक्स डायरेक्शन का लिखना है तो नेट इम्पल्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन कर सकते हैं ऐसा। चलो ये इम्पल्स की कहानी हुई। अब हम टॉर्क पे आ जाते हैं, इसको मिटा रहा हूं, ये तो जस्ट समझाया यहाँ पे। बच्चों एंगुलर इम्पल्स हो जाता है टाउ dt का इंटीग्रेशन dl by dt नेट एक्सटर्नल टॉर्क, so change in angular momentum is equal to tau net का इंटीग्रेशन, that means और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान देना है, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क both must be taken about same axis or same point। ऐसा नहीं टॉर्क किसी और एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम किसी और एक्सिस के अबाउट। मिटा रहा हूं इसको। एक सवाल लेते हैं, एक रॉड है, rod is lying on smooth horizontal surface। और क्या किया किसी ने, इसको यहाँ पे एक ना फोर्स लगाया स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए एक फोर्स लगा F, और कितने टाइम पे लगा है, डेल्टा टी टाइम पे। दैट मींस अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लीनियर इंपल्स इम्पार्टेड, लीनियर इंपल्स इम्पार्टेड, तो अगर सर F
into delta t. This is the linear impulse. अब इसको I से लिखना है, इम्पल्स को I से लिखते हैं, बट I मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूं बिकॉज I से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिनोट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको J लिख लेता हूं. लीनियर इम्पल्स J इक्वल टू F डेल्टा T. बच्चों क्या लगा, ये रॉड पे यहाँ पे फोर्स जब लगाया है तो रॉड सिर्फ ट्रांसलेट करेगा या रॉड रोटेट भी करेगा? रॉड में कैसा मोशन जनरेट होगा? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रोटेट भी करेगा. इम्पल्स रोटेट भी करेगा. तो मान लो ये इधर रोटेट मूव करना शुरू किया V से आफ्टर इम्पल्स, और ये रोटेट मुझे लगा ऐसा करेगा बच्चों, ऐसा है ना, ये इन आगे जाएगा. ये ओमेगा से रोटेट करना शुरू किया. आई होप कि ये समझ में आएगा कि ऐसे क्यों जाएगा, इधर फोर्स लगा है. अगर इधर लगता है तो ऐसे रोटेट करता है. एक्सटर्नल फोर्स है सिस्टम पे, एक ही है. सो व्हाट विल बी द V, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ओके सर, नेट इम्पल्स दैट इज इक्वल टू net impulse F delta T, that is equal to change in linear momentum. Equation 1. So V बहुत ही सिंपल से आ जाएगा बच्चों, F delta T upon M. तो पूछेगा सर ओमेगा क्या होगा? दूसरा सवाल. With what angle of velocity it will start rotating? है ना. अब इसमें एक थ्योरी हमने पढ़ाया नहीं है. अभी ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन का हो गया सवाल. थोड़ी देर में बता दूंगा. मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स ले रहा हूं. एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर पॉइंट. अब इसमें एक थ्योरी लगेगा जो अभी पढ़ाया नहीं है. तो एंगुलर इंपल्स तो बहुत आराम से निकाल लोगे बच्चों. एंगुलर इंपल्स अगर ले इसका इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं. यस, इसके बाद एंगुलर इंपल्स तो क्या लिखोगे? टॉर्क कितना हो जाएगा? F इंटू आर. टॉर्क नहीं, आर के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? L/2 इंटू डेल्टा टी. और जब इसके अबाउट लोगे तो ये रोटेट करेगा, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई ml²/12 इंटू ओमेगा. ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम. नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. अब ये सवाल तो मैं बाद में और अच्छे समझाऊंगा कि ये V का क्यों रोल नहीं है, क्यों हम दूसरे पॉइंट के अबाउट नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा. वी विल डिस्कस इट लेटर. अभी के लिए ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू F डेल्टा T, मतलब लीनियर इंपल्स इंटू L/2. तो यहां से ओमेगा निकल गया बच्चों. F डेल्टा T को लीनियर इंपल्स लिख दिया J. अभी अच्छी वर्मा में ऐसे सवाल है जहां पे पूछा है कि ये सेंटर कितना दूर चला गया जब ये रॉड रोटेट कर गया है π/2 से.
तो जब रॉड रोटेट कर गया π/2 से, तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया ये पूछा जाए। तो क्या करना है कि रॉड का रोटेशन तो ओमेगा से डिटरमाइन होगा, तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी, टी ले लेता हूं, ओमेगा इंटू टी दैट इज इक्वल टू π/2 कर दोगे तो टी निकल जाएगा। बुकलेट में भी ऐसे सवाल होगा। तो सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया है ये एस हो जाएगा v इंटू टी, ये कर लोगे। क्या ये सवाल समझ में आ गया? जब प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा। रोटेशन थोड़ा सा टफ है, मैं मिटा रहा हूं इसको। इसी सवाल को मैं थोड़ा और बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं, मैंने यहां पे एक फोर्स F लगाया था डेल्टा टी टाइम तक, और एक बच्चा ने डेल्टा टी टाइम तक फोर्स जो लगाया है वो यहां लगाया है। मिड पॉइंट पे आइडेंटिकल रॉड है। ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। F फोर्स डेल्टा टी टाइम तक, स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ये भी F फोर्स डेल्टा टी टाइम तक। बच्चों दोनों ने लीनियर इंपल्स इम्पार्ट जो किया वो सेम किया या डिफरेंट किया है? सेम है। राठौर, लीनियर इंपल्स सेम किया या डिफरेंट? लीनियर इंपल्स ओके सर सेम। F फोर्स और डेल्टा टी टाइम, ये भी F फोर्स डेल्टा टी टाइम, both have imparted same linear momentum. VCM will be same for both the rod. लिखोगे बच्चों अपने नोटबुक पे, क्या बच्चों रॉड 2 रोटेट करेगा क्या? नहीं। रॉड 2 रोटेट, नहीं करेगा। तो 1 में क्या होगा? ट्रांसलेशन भी होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। लेकिन 2 केस में क्या होगा? ओनली ट्रांसलेशनल। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं सवाल सी, काइनेटिक एनर्जी इन केस 1 और काइनेटिक एनर्जी इन केस 2 क्या इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? ये ट्रांसलेट कर रहा है, ये भी ट्रांसलेट कर रहा है, ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसके पास दो एनर्जी है, बिकॉज ऑफ रोटेशन भी एनर्जी है, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो दोनों का सेम ही है। तो ट्रांसलेशन के कारण दोनों के पास सेम एनर्जी, वन के पास का रोटेशन के कारण भी है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो सर एनर्जी ग्रेटर कैसे हो गया? दोनों पे तो सेम ही फोर्स लगा है, सेम टाइम तक लगा है, सेम फोर्स लगा है, सेम टाइम तक लगा है, सो एनर्जी कैसे ज्यादा हो गया? वर्क डन
in case 1, work done in case 1 greater होगा compared to work done in case 2. ओके सर, क्यों? अब समझना, यहां से मैकेनिक्स, जब ये इस पे लगा फोर्स बच्चों, सेंटर ऑफ मास तो दोनों का सेम ही वेलोसिटी जा रहा है, बट इस पॉइंट का वेलोसिटी और इस पॉइंट का वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? ये पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा। डेल्टा टी टाइम में ये थोड़ा ज्यादा जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन भी जा रहा है और बिकॉज ऑफ रोटेशन भी जा रहा है। ट्रांसलेशन कारण इतना गया और रोटेशन कारण और गया। तो बच्चों वर्क डन जो होता है वो F इंटू एस होता है। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेकेंड केस में ज्यादा जाएगा, मोशन होगा इसलिए, सॉरी फर्स्ट केस में ज्यादा जाएगा इसलिए फर्स्ट केस में फोर्स ने ज्यादा वर्क किया, सेकेंड केस में फोर्स ने कम वर्क किया। दैट्स व्हाई 1 के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा और 2 के पास कम काइनेटिक एनर्जी होगा। सोचो एंगुलर इंपल्स पढ़ा, इस पे और सवाल कराएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्क डन, वर्क डन बाय टॉर्क। अब चूंकि वर्क डन में समझा रहा था, वर्क डन बाय फोर्स कैसे डिफाइन है बच्चों? F डॉट ds। तो गेस कर सकते हो कि हाउ द टॉर्क विल बी डिफाइंड, वर्क डन बाय द टॉर्क। जो रोल यहाँ पे फोर्स टाउ का, ओमेगा। वो रोल यहाँ पे टॉर्क का। जो रोल यहाँ डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, वो रोल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, है ना। टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर? इसमें कुछ करना नहीं है। टाउ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन। अगर बच्चों टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क को बाहर लोगे, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू थीटा, डेल्टा थीटा। यहां पे पावर क्या लिखते थे? F dot ds by dt, rate of doing work, F dot v। यहां पे पावर क्या हो जाएगा? टॉर्क कितना पावर सप्लाई करेगा? सो टाउ डॉट डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा। क्लियर? ये पावर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? विनीत शुक्ला, पावर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? बहुत बढ़िया, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, बुकलेट से कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रोटेशनल मोशन में पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया, फिर टॉर्क निकालना सीखा। अगर टॉर्क है और बॉडी रोटेट करा किसी एक्सिस के अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो अल्फा क्या होगा?
अल्फा निकल गया तो ओमेगा क्या होगा ये निकालना। फिर एंगुलर मोमेंटम, ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। मेनली अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। एक्सिस मूव नहीं कर रहा था। देखना मैं सवाल बताता हूं। हम लोगों ने जब किया कि ये रॉड है ऐसे, इसको ऐसे हिंज कर दिया था, तो ये पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो टॉर्क भी इसी पॉइंट के अबाउट लिखते थे और आई भी उसी पॉइंट के अबाउट लिखते थे। फिर पुली का सवाल करवाया, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। नाउ वी विल मूव टू जहां पे बॉडी ट्रांसलेट भी करे, सेंटर ऑफ मास मूव भी करे। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो थ्योरी बचा हुआ, आधा थ्योरी लगभग बचा हुआ, हाफ थ्योरी ऑफ द रोटेशनल मोशन अभी बचा है, और उसको बोलते हैं बच्चों कंबाइंड कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। जैसे तुम साइकिल चलाते हो या बाइक चलता है या कार चलती है, तो इसके व्हील को देखो, व्हील का जो मोशन है वो क्या हो रहा है कि व्हील इज मूविंग फॉरवर्ड एज वेल एज इट इज रोटेटिंग। ये फॉरवर्ड भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो ये हुआ कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन। अगर मैं बात करूं फैन का, तो वो प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा हिंट पहला ही लेक्चर में दिया था। कोई भी बॉडी है, एकदम ध्यान से सुनना, कोई बॉडी है अगर ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है और इस पे कोई पॉइंट पी है, हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आइडिया समझना, ऐसे समझो कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो एक हो जाएगा p का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वही सारे पार्टिकल का वेलोसिटी है, प्योर ट्रांसलेशन। तो वेलोसिटी ऑफ p सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कुछ होगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये प्योर रोटेशन करेगा, और प्लस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है बच्चों। देखो अभी समझना इस चीज को, जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है वो सारे पार्टिकल का तो है ही, सब जा रहा है ट्रांसलेशन मोशन से, और ये रोटेट भी कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ये रोटेशन भी है। तो किसी भी पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का है और एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ड्यू टू रोटेशन पार्टिकल पी का, और दोनों वेक्टर को ऐड कर दोगे तो ये नेट वेलोसिटी आ जाएगा, और ये रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा है। तो क्या ये बात समझ में आई? सिमिलरली जब हम रोटेशंस की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन भी सेम रहेगा। और ध्यान से समझना,
हम लोगों ने तो ये निकालना सीख लिया था। कहां सीखा था? सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में। ACM क्या हो जाएगा? We know that how to find ACM, net force divided by mass। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन ये निकालने आता है, तो ये हमने सीख लिया था सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। अब P का मोशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखना है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है। प्योर रोटेशंस में क्या चीजें होती है, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। प्योर रोटेशन अबाउट एक्सिस, ये अभी हमने पढ़ा है। जब अभी हमें ये पढ़ना है, मतलब हमें ये दोनों को कंबाइन करना है, तो कोई नया चीज नहीं पढ़ना है, दोनों को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। तो लॉजिक समझ में आया बच्चों? क्या करने वाले हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में? आई होप कि लिख ली होगे तुम लोग। मैं एक सवाल ले रहा हूँ और ये एकदम अच्छे से समझना, ये समझ में आ गया तो आज का क्लास सफल रहा। बच्चों एक डिस्क है या स्फेरिकल बॉडी है, बस 5 मिनट और लूंगा दर्शना, उसके बाद छोड़ दूंगा। और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। सारे बच्चे देखना, कुछ पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूं। ये हो गया C, ये हो गया सपोज B, ये हो गया A, ये हो गया D, ये पॉइंट हो गया E, और ये पॉइंट हो गया F। बड़ा सा तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करना। अब B पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है बच्चों, एक VCM के कारण और एक रोटेशन के कारण। तो B का नेट वेलोसिटी VB क्या होगा? तो सोचो कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तो सारे पार्टिकल के पास है ही। इसको भी VCM है, इस पार्टिकल का भी VCM है, इस पार्टिकल का भी VCM है, इसका भी VCM है, इसका भी VCM है। लेकिन इसके पास एक और वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ द रोटेशन। सेंटर ऑफ मास में बैठ के देखो, रोटेट कर रहा है। कैसा वेलोसिटी होगा B का? इधर होगा। कितना होगा बच्चों? ओमेगा इंटू आर। D पॉइंट का एक वेलोसिटी ये, और एक रोटेशन के कारण किधर होगा? ओमेगा इधर लिखूं या पीछे लिखूं? 2 डायरेक्शन या 1 डायरेक्शन, कौन सा लिखूं? ओमेगा या कोई और डायरेक्शन? सब ऊपर होगा ना। ओमेगा किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है बच्चों, ऊपर इधर जा रहा है। ये रेड कलर दिख रहा है क्या? शायद दिख रहा होगा। ऊपर जा रहा है ओमेगा आर। अगर मैं बात करूं कि ई पॉइंट का किधर वेलोसिटी है, इधर है ओमेगा आर। अगर कोई पूछे कि डी पॉइंट का नेट वेलोसिटी किधर है, डी पॉइंट का, तो अगर ये और ये इसका नेट हो जाएगा कुछ इधर। अगर मैं कहूं कि एफ पॉइंट का नेट कितना होगा, तो ओमेगा आर इधर हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई कि आज का क्लास में? ए पॉइंट का नेट वेलोसिटी किधर होगा? VCM इधर और ओमेगा आर इधर।
तो वीबी अगर पूछा जाए बच्चों तो वीबी हो जाएगा VCM आई कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप। VA पूछा जाए तो ये हो जाएगा VCM आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप। V पूछा जाए VCM आई कैप प्लस ओमेगा आर माइनस जे कैप। क्या यहां तक सबको बात क्लियरली समझ में आया? अगर पूछा जाए VB का मैग्नीट्यूड क्या है तो VCM प्लस ओमेगा आर। कोई पूछेगा VD का मैग्नीट्यूड क्या है? VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर का रूट। बहुत ही आसान सा चीज पढ़ा रहा हूं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सारे बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूं। बच्चों HC वर्मा में से जाकर के ना एक थ्योरी नोटबुक में लिखना काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ये आता है हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एक फॉर्मूला होता है LCM प्लस M RCM क्रॉस VCM। बच्चों ये दो फॉर्मूला अपने नोटबुक में HC वर्मा से लिख लोगे। जितना समझ में आता है समझो, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। तो आज का होमवर्क ये रहा। चलो बाय बच्चों।